हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन के डी क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या थी, इम्यूनिटी सिस्टम क्या था, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या थे। ठीक है, उस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बीच हमारे पास दो वर्ड्स आए थे, एंटीजन और एक था एंटीबॉडी। तो आज के लेक्चर में हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज़ एंटीजन एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास एंटीजन क्या होते हैं। फॉरेन पैथोजन्स और सब्सटेंसेस, मतलब हमारी बॉडी का कोई, बॉडी का नहीं पार्ट है, बॉडी से अदर कोई पार्ट जो है उसे हम, जो चाहे वो पैथोजन हो सकता है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटीजन कहते हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये याद रखना है कि कुछ एक एंटीजन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के भी कुछ स्पेशल एंटीजन होते हैं, तो उनकी भी हमें बात करनी है आगे। लेकिन नॉर्मली जो होते हैं, जो एंटीजन है, वो फॉरेन पैथोजन और सब्सटेंस होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन का जो वेट होता है वो होता है 6000 डाल्टन। ठीक है, एंटीजन का जो वेट रहता है वो रहता है 6000 डाल्टन। जैसे ये आ गया यहाँ पे, समटाइम्स फ्यू बॉडी सब्सटेंसेस एंड बॉडी सेल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारी बॉडी की भी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो एंटीजन की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, या एंटीजन होती हैं, तो वो हम आगे बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने से पहले हमने पढ़ा ना कि हमारे पास दो टाइप के इम्यूनिटी सिस्टम थे, एक इनेट था, एक एक्वायर्ड था। तो आप ही बताइए कि सबसे पहले जब एंटीजन एंटर करेगा बॉडी में, तो सबसे पहले किसके साथ उसका रिएक्शन होगी या वो किसके साथ काउंटरएक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले जैसे ही बॉडी में उसे एंटर करना है, उसे इनेट जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके साथ जो है काउंटरएक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, एंटीजन फर्स्ट एनकाउंटर्स द इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, एंटर करने से पहले या एंटर करने के बाद सबसे पहले वो इनेट के साथ वर्क करेगा। अब एंटीजन मान लीजिए यहाँ से पास हो गया, यदि यहाँ से पास नहीं हुआ तो आगे की सारी कहानी ही खत्म हो जाती है, आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से वो निकल गया तो आगे क्या करेगा, आगे चला गया तो अब इनेट फेल हो गया, तो आगे कौन आएगा बेटा, एक्वायर्ड आएगा। आफ्टरवर्ड दिस एंटीजन एक्टिवेट्स स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब यदि इनेट इम्यून सिस्टम फेल हो गया है तो ये एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। कल हमने बात की थी, है ना, कि एक्वायर्ड या स्पेसिफिक जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो जब स्पेसिफिक जो हमारा डिफेंस सिस्टम था उसे एंटीजन ने एक्टिवेट कर दिया, तो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वही एंटीबॉडी जो है, एंटीजन कपल्स विथ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ एंटीजन जो है वो जुड़ जाएगा। अब स्पेसिफिक एंटीबॉडी कहाँ से आई, बताया ना आपको कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एंटीबॉडी बनी, उसे स्पेसिफिक एंटीबॉडी कहा। तो एंटीजन कपल्स विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जो एंटीजन है वो कंप्लीट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कंप्लीट एंटीजन कंप्लीट एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट है, वही एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो द वॉल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विथ एंटीबॉडी। द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन which interact with antibody is called antigenic determinant और epitope। ठीक है,
क्या बात की हमने कि कंप्लीट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वही एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, और एंटीजन का वो स्पेसिफिक पार्ट एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेफिनेशन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की या एपिटोप की एग्जाम में बार बार पूछी गई है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। समझ गए क्या होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप। अब हमारे पास बात आती है द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इन ए एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इन ए एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। मतलब कि जो एंटीजन है उस एंटीजन में एक ही एपिटोप नहीं होता है, बहुत से एपिटोप होते हैं, बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब वो मोर देन वन है या जितने भी उनके नंबर हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन इज 100 और मोर, कि ज़्यादातर जो बैक्टीरियल एंटीजन होते हैं, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वैलेंसी 100 या 100 से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है कि उन एंटीजन में जो एपिटोप है उनके नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है ना कि बैक्टीरियल एंटीजन की वैलेंसी 100 है, इसका मतलब उसमें एपिटोप के जो नंबर्स हैं वो 100 से ज़्यादा है या 100 है। ठीक है, ये तो बात हुई देखिए क्या, एंटीजन के इंट्रोडक्शन की। अब देखिए हमें पता है कि एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो एंटीजन को ऐसे खुला तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, अब एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो एंटीजन को जब डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स में काम होगा। क्या कह रहा है देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कैरिड आउट इन 4 स्टेप्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को हम डिस्ट्रॉय करेंगे और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंटीजन को किस तरह से डिस्ट्रॉय करेगी, उन स्टेप्स के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ रहा है वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हमारी बॉडी में भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। अब जो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो तो हमारे लिए नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, तो क्या करेगी, सबसे पहले एंटीबॉडी जो है वो सेल्फ और फॉरेन एंटीजन के बीच, हमारी बॉडी का जो एंटीजन है और जो बाहर से जो एंटीजन आया है उन दोनों के बीच डिफरेंस करेगी, पता लगाएगा कि कौन सा अपना है और कौन सा बाहर का है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो हम हमारी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि एंटीजन जो है वो दोनों के बीच डिफरेंस पता करेगा। कैसे करेगा वो आगे की बात है। डिफरेंस किया, पता लग गया कि हाँ भाई ये फॉरेन एंटीजन है, ये बाहर से आया है। ठीक है, अब क्या होगा, हम प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय द एक्टिवेटेड बी सेल्स, हमारी बॉडी में WBC के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें एक बी सेल होती है। वो बी सेल क्या करेगी, वो बी सेल प्लाज्मा सेल को बनाएगी। वो बी सेल किसको बनाएगी, प्लाज्मा सेल को बनाएगी। ठीक है, या हम यूं कहें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स को बनाया। ठीक है, और आपको ये याद रखना है, हमने एक बात की थी ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को स्पेसिफिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन है ये एंटीजन के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए तो स्पेसिफिक कहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंटीजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो बी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स को बनाएगी और वो अकॉर्डिंग टू एंटीजन बनाएगी। दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एपिटोप प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन। एपिटोप के बेसिस पर, मतलब एंटीजन के बेसिस पर बनाई जा रही हैं। अब बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस किया, प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी को बनाएगी। सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल। ठीक है, बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल को बनाया, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज को बना लिया। अब क्या होगा, एंटीबॉडीज बन गई, अब एंटीबॉडीज अपना काम करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगी जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से क्या होगा, एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब कि जो हमारी सेल्स अपना वर्क करती है WBC, वो उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो डिजीजेज से सेफ रहती है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा बेटा। ये था हमारा एंटीजन का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे आप सभी? जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एंटीजन के बारे में बात की बेटा। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम एंटीबॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए एंटीबॉडी क्या होती है। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत एंटीबॉडी के बारे में लास्ट लेक्चर में एंटीजन के साथ साथ पढ़ा था, क्या कि एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। प्रोटीन होता है ये एक तरह का, तो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं एंटीबॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन है, और एंटीबॉडी में जो प्रोटीन स्पेसिफिक प्रेजेंट रहता है उस प्रोटीन का नाम गामा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। एंटीबॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का नाम गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ये जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को या एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करने का वर्क प्लाज्मा सेल करती है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारी बी सेल्स थी, उन बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस किया था, और प्लाज्मा सेल्स जो थी उन्होंने फिर आगे चलकर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया था। तो ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है बेटा। अब हमें ये क्लियर हो गया कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का वर्क प्लाज्मा सेल ने किया। ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और ब्लड के साथ साथ अदर बॉडी फ्लूइड्स में। ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड के साथ साथ जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें भी ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मदर, मदर जो मिल्क होता है ना, फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम में भी ये एंटीबॉडी देखने को मिलता है। ऐसे ही बॉडी के और भी कई अदर लिक्विड्स फ्लूइड्स हैं जिनमें आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। जैसे हमने एंटीजन में बात की थी कि एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा एपिटोप कहलाया था, उसी तरह से एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से रिएक्ट करेगा पैराटोप कहलाता है। द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरैक्ट्स विथ एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप, ठीक है। ये तो था हमारा एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन। अभी हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। अभी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात करनी है। देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या आता है? एंटीबॉडी की जो शेप होती है वो वाई शेप रहती है। एंटीबॉडी की शेप क्या होती है? वाई शेप। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है वाई शेप, उस तरह से एंटीबॉडी की शेप होती है। ये देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम एंटीबॉडी का दिखाई दे रहा है। तो ये एकदम वाई शेप स्ट्रक्चर जो है वो बन रही है, ठीक है बेटा। सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट आता है? देखिए, कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स। एंटीबॉडी में 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। देखिए टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 चेन्स हैं। उनमें से देखिए 2 जो हैं वो स्मॉल इन साइज हैं, जिसको हम लाइट चेन कहते हैं। ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है। 2 हमारे पास बड़ी यूनिट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हैवी चेन कहते हैं, ठीक है। 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन। और यहाँ पर देखिए, ये जो हैवी चेन और लाइट चेन होती है ये पॉलीपेप्टाइड होती है। ये हैवी चेन और लाइट चेन किसकी बनी हुई है? ये हैवी चेन और लाइट चेन जो है ये पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? पॉलीपेप्टाइड की। अब देखिए क्या कह रहा है? 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन टुगेदर फॉर्म्स HL डाइमर। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? HL डाइमर। डाई का मतलब 2, मर मीन्स यूनिट, मतलब 2 स्ट्रक्चर से मिलके जो यूनिट बनी है उसे HL डाइमर कहेंगे। देखिए, ये एक हैवी चेन, ये एक लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन
दोनों ने आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना ली, ये इतनी स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया HL डाइमर। ठीक है, एक HL डाइमर ये है और उसी तरह से एक HL डाइमर ये है। अब आपको याद रखना है HL डाइमर के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है। HL डाइमर के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डाई सल्फाइड। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कहते हैं डाई सल्फाइड। तो दोनों HL डाइमर के बीच डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी के। फिर क्या है देखिए, फिर हमारे पास आता है 2HL डाइमर ज्वाइंड विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ईच हैवी चेन मेड अप ऑफ 440 अमीनो एसिड, 440 अमीनो एसिड, मतलब एक हैवी चेन में आपको 440 अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे और लाइट चेन में आपको 220 अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैवी चेन में 440 अमीनो एसिड और लाइट चेन में 220 अमीनो एसिड। क्लियर है सभी के। अब देखिए बेटा, दोनों HL डाइमर जिस जगह पर जुड़ते हैं, ये एक HL डाइमर है, ये एक HL डाइमर है, दोनों HL डाइमर जिस जगह पर आपस में जुड़ते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं हिंज रीजन। क्या होता है हिंज रीजन, ऐसा प्लेस, ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों HL डाइमर आपस में जुड़ रहे हैं उसे हिंज रीजन कहेंगे। हिंज रीजन में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हिंज रीजन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, HL डाइमर में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड था और हिंज रीजन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब देखिए हिंज रीजन का फंक्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हिंज रीजन का क्या फंक्शन रहता है। तो हिंज रीजन जो है ना, ये एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या कर रहा है हिंज रीजन, एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। अब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होने से एंटीबॉडी में ये बेनिफिट रहेगा कि एंटीबॉडी एंटीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन के अकॉर्डिंग, एंटीजन की साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ हिंज रीजन। क्यों, क्योंकि हिंज रीजन फ्लेक्सिबल है। क्या कह रहा है देखिए, the point where two HL dimer joined is called hinge region, which is flexible, which helps antibody to adjust according to the size of antigen and react। ठीक है बेटा। अब each heavy chain and light chain divided into two parts। हैवी चेन और लाइट चेन जो है वो दोनों टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है वेरिएबल पोर्शन, एक होता है कांस्टेंट पोर्शन। एक होता है वेरिएबल पोर्शन और एक होता है कांस्टेंट पोर्शन। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल पोर्शन जो है वही एंटीजन से रिएक्ट करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैराटॉप कौन से रीजन में प्रेजेंट होगा, पैराटॉप जो है वो वेरिएबल पोर्शन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फाउंड ऑन NH2 एंड। देखिए बेटा मैं आपको बताऊं कि एंटीबॉडी में दो एंड होते हैं, एक तो ये NH2 एंड है, ये वाला एंड NH2 एंड है, और ये वाला एंड जो है ये COOH एंड है, ये COOH एंड है, ये NH2 एंड है। तो जो वेरिएबल पोर्शन है वो किस तरफ प्रेजेंट है, ये जो देखिए मैंने ये दो कलर, ये थोड़ा डार्क में शो कर रखा है और ये मैंने लाइट में, तो जो लाइट कलर में शो कर रखा है वो वेरिएबल रीजन है। यहाँ लिख रखा है VL, V मतलब वेरिएबल, L मतलब लाइट। तो लाइट चेन में जो वेरिएबल पोर्शन है उसे मैंने VL कहा है, हैवी चेन में जो वेरिएबल पोर्शन है उसे मैंने VH कहा है, और वेरिएबल पोर्शन जो है वो NH2 एंड की तरफ है और कांस्टेंट पोर्शन किस तरफ है, COOH रीजन की तरफ है। आपको याद रख, अभी मैंने आपको बताया ना कि पैराटॉप जो है वो किस पोर्शन में प्रेजेंट होगा, वेरिएबल पोर्शन में प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये जो यहाँ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कह रहे हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यही जगह पर आकर एंटीजन जो है वो बाइंड होगा, जुड़ेगा। ठीक है बेटा, वेरिएबल जो पोर्शन होता है, वेरिएबल पोर्शन को हम FAB पोर्शन भी कहते हैं। वेरिएबल पोर्शन इज ऑल्सो नोन एज FAB पोर्शन। ठीक है, और कांस्टेंट जो पोर्शन है, कांस्टेंट पोर्शन को FC पोर्शन भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है C मीन्स कांस्टेंट, L मीन्स लाइट,
तो लाइट चेन में जो कांस्टेंट रीजन है उसे Cl से डिनोट किया है, हैवी चेन में जो कांस्टेंट पोर्शन है उसे मैंने CH से डिनोट किया है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन। तो क्या एंटीबॉडी होता है, किससे बना होता है, कौन से प्रोटीन एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्या शेप है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ। गुड बाय स्टूडेंट्स। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप मेरे से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह नए वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू।